व्हीटस्टोन ठीक है ना। संधारित्रों के लिए व्हीटस्टोन सेतु देखना है। व्हीटस्टोन सेतु का मतलब है कि संधारित्रों का कुछ ऐसा संयोजन किया गया रहेगा, कुछ अलग टाइप का ही रहेगा, अब तक जितना पढ़े वैसा नहीं रहेगा, उससे थोड़ा मोड़ा डिफरेंट रहेगा, इसीलिए इसको अलग से हेडिंग बना के ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखो होता क्या है इसमें, एक संधारित्र ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, एक संधारित्र ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, फिर एक संधारित्र यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, फिर एक संधारित्र यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, और एक संधारित्र ऐसे बीच में जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। और इसको अगर हम लोग ला के किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, और इस बैटरी का विभवांतर V वोल्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? V वोल्ट। तो और इसकी धारिताएं C1, C2, C3, C4 और इसकी C5 मान लेते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु में खासियत क्या है कि देखो, जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो ये सभी संधारित्र चार्ज होना शुरू करेंगे, मतलब सभी संधारित्र में आवेश जाना शुरू कर देगा, सभी संधारित्र आवेशित होने लगेंगे कि नहीं। लेकिन इसमें एक संधारित्र आवेशित नहीं होगा, वो है C5। ठीक है ना। ये कब होता है? व्हीटस्टोन सेतु में क्या बताया गया है पहले मैं वो बताऊंगा, फिर उसको प्रूफ करूंगा। ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु में होता क्या है, क्यों इसको बनाया गया, ये चीज़ पहले लिखा जाएगा, फिर क्यों होता है उसका प्रूफ समझा जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कहीं तुमको परिपथ देखने को मिल रहा है और उस परिपथ में कहीं C1/C2 अगर निकालो, तुम C1/C2 निकालो और C3/C4 निकालो, C3 क्या निकालो, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, तब यदि इतना बराबर इतना होता है तब C5 पर, ठीक है ना, कौन से पे? C5 धारिता वाले संधारित्र पर C5 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश शून्य होगा। आवेश क्या होगा? शून्य होगा, मतलब उस पर आवेश नहीं जाएगा, उस पर आवेश नहीं जाएगा। अब इसका क्या कारण है? इस पे आवेश शून्य होगा, या फिर एक चीज़ और बोल सकते हो, अगर आवेश शून्य इसका मतलब इसके सिरों के मध्य विभवांतर ही नहीं होगा, इसीलिए आवेश नहीं आया। ठीक है ना। तो इसका मतलब विभवांतर भी क्या होगा यहाँ पे? शून्य। ठीक है ना। तो इस पे ऐसे लिख के फिर इसके आगे भी लिख सकते हो, तब C5 धारिता वाले संधारित्र पर आवेश शून्य होगा, अर्थात C5 के सिरों के मध्य विभवांतर भी क्या होगा? विभवांतर भी शून्य होगा, क्योंकि पढ़े हो तुम लोग V समानुपाती होता है Q के, बताया था ना, वहाँ पे समझाया था, बताया था कि धारिता Q और V पे निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि Q और V आपस में समानुपाती होते हैं, बराबर रूप से दोनों में परिवर्तन होगा, फिर कट के वही आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो व्हीटस्टोन सेतु में ये बताया गया कि अगर C1/C2 बराबर है C3/C4 के, तो C5 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, C5 को हटा दो, C5 को क्या करो? हटा दो। तुम सोचो अगर ऐसा परिपथ बना के दे दे और बोल दे कि तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो तुम समझ पाओगे कौन सा क्रम है? अगर मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ए बी के मध्य तुमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, बताओ A से चल के B पे जाओगे, कौन सा संयोजन मिलेगा? तुम समझ ही नहीं पाओगे कि समांतर क्रम संयोजन है कि श्रेणी क्रम संयोजन है। ए से इधर जाओगे, यहाँ भी रास्ता, ऐसे गए, दो रास्ते हुए, कहोगे इनको समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, इन कहोगे। फिर इधर आओगे, इधर जाओगे, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ो, तो अब इसके साथ किसके क्रम में जोड़ोगे? नहीं समझ पाओगे। या इधर से भी आ रहे हो तो वही घटना घटेगी। तो इस
ये कौन सा संयोजन इसमें करोगे खुद ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कोई न कोई तरीका तो होगा। अब इसमें चेक करेंगे तब कि क्या ये बटे ये मतलब C1 बटे C2 और C3 बटे C4 आपस में बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि C5 का यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, उसको हटा दो। जैसे इसको गायब करोगे ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये और ये श्रेणी क्रम में, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो आएगा उनको समांतर क्रम में जोड़ोगे और AB के मध्य तुल्य धारिता निकल जाएगी। यही ना होता है। तो अब ऐसा होता क्यों है चेक करते हैं कि क्या ऐसा होने पर ही C5 पर आवेश नहीं जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जा सकता है, वही चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है, हमको ये चीज़ क्या करनी है। तो प्रूफ करने के लिए ऐसा होता है तो क्या होता है वो चीज़ मान लेते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको मान के ये चीज़ें दिखा दो कि ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो तब प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है तभी ना ये सब होता है। या फिर हम ऐसा मान ले रहे हैं हो गया है तो ऐसा ला देते हैं तब भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, शून्य है। इसका नाम अगर C और D रख दें तो C और D के मध्य विभवांतर हम लोग क्या मान लेते हैं, शून्य। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो विभवांतर शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं विभवांतर शून्य है तो ऐसा आना चाहिए तभी ना शून्य होगा। अगर विभवांतर शून्य मानने के बाद ये चीज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं C और D के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, शून्य। माना C और D के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, शून्य है। माना C और D के सिरों के मध्य विभवांतर शून्य है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा चालाक बनते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं है और V बराबर 0 लिख के दिखा देते हैं, लेकिन V 0 नहीं है, डेल्टा भी 0 है, विभवांतर 0 है। विभवांतर 0 होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे और यहाँ पे विभव ही 0 है। विभवांतर 0 होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ का भी विभव 0 और यहाँ का भी विभव क्या है, ये नहीं है, ठीक है ना। 0 भी हो सकता है, लेकिन दोनों देख रहे हो, अगर उधर में 0 लिखा था तो यहाँ भी 0 लिखा था। विभवांतर 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव समान है। तो जब समान विभव का अंतर निकालोगे घटाओगे तो 0 ही आएगा ना। अगर यहाँ 10 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट, तभी ना 10 में से 10 घटाओगे तो विभवांतर आएगा और वो 0 आएगा, आएगा कि नहीं। तो मतलब दोनों जगह का विभव समान होगा तभी विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका मतलब अगर विभवांतर शून्य हो रहा है तो विभव समान ही होता होगा। तो कितना है हमको तो ना पता, तो हम मानेंगे यहाँ का विभव यक्स और यहाँ का विभव यक्स, दोनों जगह का विभव कितना मान लेते हैं, यक्स वोल्ट, और यहाँ का भी कितना मान लेते हैं, यक्स वोल्ट, ठीक है ना। दोनों विभव समान है तो विभवांतर क्या आएगा, शून्य आएगा। और एक चीज़ देखो, इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, पूरे परिपथ को जोड़ा गया ना, तो V भी तो विभवांतर ही है। तो इसका मतलब इसके एक सिरे पे V वोल्टेज होगा तो दूसरे पे 0, ताकि V में से 0 घटाओ तो V आए, ठीक है ना। अगर यहाँ 2V लोगे तो यहाँ V लेना पड़ेगा ताकि 2V में से V घटाओ तो V आए। समझ में आई बात। जरूरी नहीं है कि V और 0 ही लो, तुम्हारी जो इच्छा करे, बस ध्यान रखना कि विभवांतर कितना आना चाहिए हमेशा, V। अगर मैं यहाँ 10V लूँगा तो यहाँ 9V लेना पड़ेगा, तभी ना 10 में से 9 घटाओगे तो एक ठे V आएगा। समझ में आई बात। तो V और 0 ले लेते हैं, सबसे आसान है, ठीक है ना। तो उन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, V। विभवांतर कितना हो जाएगा, V, ठीक है। तो चलो अब देखो, C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए C बराबर Q बाई V होता है। C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C, है ना, होगा।
V बराबर क्या होता है, Q बाई C। तो C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, और आवेश कितना लेंगे, Q1। C1 पर आवेश कितना मान लेते हैं, Q1, और इस पे कितना मान लेते हैं, और यहाँ का अगर विभवांतर 0 लिए हो तो इसका मतलब यहाँ पे तो आवेश जाएगा नहीं, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, Q2, ठीक है। और यहाँ पे इधर नहीं आएगा ना, तो इस पे भी कितना होगा, Q1। तो यहाँ पे Q1 बटे क्या आ गया, लेकिन ये विभवांतर होता है, ये तो ऐसे ही लिख के दिखा देते हैं, लेकिन ये वास्तव में विभव नहीं है, क्या है, विभवांतर। तो C1 के सिरों के मध्य विभव का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा दो, V माइनस यक्स, यहाँ क्या लिखोगे, V माइनस, ठीक है ना, विभव का अंतर लेना था। अगर यहाँ पे 0 रहता, यहाँ V रहता, तो मैं केवल V लिख देता, क्योंकि V में से 0 घटाएंगे तो V आएगा, लेकिन V माइनस यक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का कितना है, यक्स। समीकरण नंबर 1। अब C2 संधारित्र के लिए देख लेते हैं। C2 संधारित्र के लिए, C2 धारिता वाले संधारित्र के लिए लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। C2 धारिता वाले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, C2 धारिता ये रही, V माइनस बराबर आवेश Q2 बटे C2। समीकरण नंबर, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक पक्ष बराबर दिख रहा है, V माइनस यक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर Q2 बटे C2 बराबर Q1 बटे C1। इसको और इसको क्या कर लिए, बराबर, Q2 को इधर भेज देते हैं, C1 को इधर, तो यहाँ से आ जाएगा C1 यहाँ बटे C2 उतार लेंगे, और Q1 भी उतार लेंगे, बटे Q2 इसके नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। चलो C1 के लिए हो गया, C2 के लिए हो गया, अब C3 पे चलते हैं। C3 धारिता वाले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 0 ले लो या 0 माइनस यक्स ले लो, अंतर ही लेना है, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। तो 0 माइनस यक्स, यहाँ का विभव 0, यहाँ का यक्स, तो 0 माइनस बराबर आवेश बटे धारिता Q1 बटे C3। समीकरण नंबर, अब C4 धारिता वाले संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, C4 धारिता वाले संधारित्र के लिए यहाँ भी 0 माइनस यक्स बराबर आवेश है Q2 और बटे C4। समीकरण नंबर 4 और 5 में भी एक पक्ष बराबर है, तो इसको भी बराबर कर सकते हैं ना। समीकरण 4 और 5 से ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर Q2 बटे C4 बराबर Q1 बटे, और इसमें भी वही काम करो, C3 को यहाँ भेज दो और Q2 को यहाँ, तो C3 बटे C4 इसको उतार लेंगे, बराबर लगा लेंगे, Q1 भी उतार लेंगे, बटे इस Q2 को यहाँ भेज देंगे। समीकरण नंबर, अब 3 और 6 को देखो, समीकरण 3 और 6 दिख रहा है, ये कहाँ गया, Q1 बटे Q2 बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, तो समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 और समीकरण 6 से एक पक्ष बराबर, तो दूसरा पक्ष भी क्या हो गया, C1 बटे बराबर C3 बटे, आ गया कि नहीं,
हमने क्या किया था शुरू में, हमने मान लिया था कि सी और डी के सिरों के मध्य विभवांतर शून्य है। अब जब विभवांतर शून्य मान के हमने सोल्यूशन इसको डेरिवेशन किया तो हमको ये ही मिला। इसका मतलब कि ऐसा होगा तो शून्य जरूर होगा, तभी ना ये चीज़ आई, नहीं तो नहीं आई होती, शून्य नहीं होता तो हमने शून्य माना तो ये आया। इसका मतलब ये जब होगा अनुपात बराबर तो शून्य होगा, और जब शून्य होगा यहाँ पे विभवांतर तो इसका मतलब इस पर आवेश नहीं जाएगा। मतलब हम C5 को हटा सकते हैं वहाँ से। हम क्या कर सकते हैं, C5 को हटा सकते हैं। इसमें आगे बढ़ा के लिख लेना, अर्थात C5 के सिरों के मध्य विभवांतर शून्य होगा, अतः C5 को वहाँ से हटाया जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः C5 को हटाया जा सकता है। इसके बाद लिख लेना, ठीक है, समझ में आया, आया ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे देगा, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे एक संधारित्र आ गया, फिर एक संधारित्र ऐसे आ गया। अभी मैं एकदम सिंपल फार्मूले वाला बता रहा हूँ, फिर इसी पे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल भी बताऊंगा, देखते रहो बस। एक संधारित्र ऐसे ले लेते हैं इधर, फिर ऐसे एक संधारित्र दिखा देते हैं, एक संधारित्र बीच में दिखा देते हैं। इसकी धारिता है 3 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता है 6 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड, और इसकी धारिता है 4 माइक्रोफैरड, और इसकी धारिता है 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, इधर पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है। तुमको ज्ञात करना है ए बी के मध्य तुल्य धारिता, ए बी के मध्य तुल्य धारिता। तो ये देखने में पहले ही से ऐसा लग गया, कुछ कुछ सवाल देखने में भी नहीं लगते हैं इसके जैसा, ठीक है ना। जब देखने में नहीं लगेंगे तब कैसे पहचानना है मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो यहाँ देखोगे तो लग जाएगा कि उसी के जैसा है, लग जाएगा ना। तो सीधे तुमको क्या करना है, चेक करना है। ये तुम्हारा C1 होता है, ये तुम्हारा C2 होता है, ये C5 होता है, ये C3 होता है, और ये क्या होता है। तो पहले ये वाला अनुपात निकाल के देखो कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तभी ना व्हीटस्टोन सेतु को संतुष्ट करेगा, तभी ना हम बीच वाले को हटा सकते हैं। अगर अनुपात ही बराबर नहीं आया तब थोड़ा व्हीटस्टोन सेतु है। समझ में आई बात। तो हम निकालेंगे सोल्यूशन में C1 बटे C2 बराबर C3 बटे, C1 की वैल्यू कितनी है 3, C2 की, C3 की, और इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे, बराबर आया ना, दोनों लिख देंगे, दोनों बराबर है। अतः यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना, या व्हीटस्टोन सेतु के जैसा है, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ चलो यही लिख लेते हैं, पालन ही करता है, व्हीटस्टोन सेतु की पालना करता है, ठीक है ना। अब ठीक है, करता है। तो जब व्हीटस्टोन सेतु के नियम की पालना करता है तो हम C5 को हटा सकते हैं, लिख देंगे। इसलिए C5 को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसलिए C5 को हटाया जा सकता है। हटा के देखो अब क्या हो जाएगा। ये A है, ऐसे यहाँ पे एक संधारित्र है, फिर ऐसे एक यहाँ पे संधारित्र है, फिर एक यहाँ पे संधारित्र है, फिर एक यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है B। बीचवा में जौन था इसको हटा दिया, ठीक है। ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये 4 माइक्रोफैरड। अब कल खूब निक निक ऐसा सवाल बताया था, उन सबसे भी आसान हो गया ये। ए से चलो बी पे जाओ, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इस रास्ते पे जो मिले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ो, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो, जो आया उसको। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये
तो C1 और C3 किस क्रम में है? हाँ, C1 और C3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। तो 1/C1 का मान, C3 का मान 2, ये 3 है और ये 2 है ना। तो 2 एक्के में, 3 एक्के में, 2 तिहाई, 2 3, 5/6 उलट दो तो C बराबर आ गया माइक्रो फैराड, है ना। आएगा इन दोनों का तुल्य आ गया 6/5 माइक्रो फैराड। ये दोनों भी किस क्रम में होंगे? C2 और C4 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इनको भी वैसे उलट के जोड़ो। अब इस बात C मानोगे, यहाँ मान चुके हो ना, तो C' मान लो। 1/C2 प्लस 1/C, मान रखो C2 का मान, C4 का मान, लघुत्तम 12 आएगा ना एलसीएम। 6 2 जा 12, 2 एक्के में, 4 3 12, 3 एक्के में, 3 2 5 मतलब C' बराबर 12/5 माइक्रो फैराड। ठीक है। C और C' अब किस क्रम में होंगे? इन दोनों का तुल्य आया C और इन दोनों का तुल्य आया C'। ये अलग तार में आया, ये अलग तार में आया, तो दोनों किस क्रम में हो गए? तो C और C' किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? मतलब सीधे जोड़ना है। C" मानोगे इस बार, एक मान चुके हो ना, डबल ' बराबर C प्लस C'। C का मान और C' का मान हर बराबर लिख लेंगे, 12/6 काट डालो। C" बराबर 5 3 15, 5 6 30, 3.6 माइक्रो। आया समझ में? तो इतना नोट करो, फिर मैं इसमें अच्छे अच्छे लेवल के भी सवाल बताऊंगा। देख के लगेगा ही नहीं कि व्हीटस्टोन सेतु है। क्या हुआ जी?